हेलो डियर। तो आज का अपन वीडियो नंबर जो है ये दूसरा है, ठीक है। और यह डेली जो है सुबह में आपको प्रैक्टिस के तौर पर, अभी चूंकि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आई है स्टाफ नर्स के लिए, चाहे वो एएनएम के लिए, तो अभी ये प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग के लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई रनिंग में ला सके। और जो 25 या 26 27 जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल होगा उसमें आप कितना का सही कर पा रहे हैं आप खुद से भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का भी आंसर नहीं दिया हूँ जिससे आप खुद देख लेंगे और बता देंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप रियल में कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो अब बढ़ चुका है। तो आप सीधे ऐसे वैसे क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ कर जाएंगे तो नहीं आने वाला है। अभी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जैसे एडवर्टीजमेंट आ जाएंगी, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, एएनएम हो, अलग अलग क्लास जो है आपका थ्योरी का चलने लगेगा, ठीक है। देखिए, बाकी यह प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन एम्स में पूछे जा चुके हैं। कहता है किसी विषय पर राय जानने के लिए उपयोग होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। मान गए राय या मशवरा लेना हो तो उस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। वह कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल राय जानने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मशवरा लेने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है? चेकलिस्ट है, लिकर्ट स्केल है, रेटिंग स्केल है, विजुअल एनालॉग स्केल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लिकर्ट स्केल, ठीक है। चेकलिस्ट होता है जहाँ पे हम एक सीरीज बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं और उसमें जो है हम चेक करते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को रेटिंग के हिसाब से उसको मसौदा तैयार करते हैं, ठीक है। दो रेटिंग देना, 3 रेटिंग देना, 5 रेटिंग देना, तो ये रेटिंग के हिसाब से होता है। लिकर्ट में सीधा अंक के हिसाब से होता है, 5 या 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पे, कोई उपकरण किसी चीज़ को लगातार सही तरीके से मापे उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई भी उपकरण, बात समझ गए, कोई भी उपकरण, किसी भी चीज़ के, किसी भी टाइप का उपकरण, इक्विपमेंट्स, ठीक है, लगातार वह सही काम करे, सही तरीके से अपना काम करे या नाप करे तो उसे क्या कहते हैं? निष्क्रियता कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं, सापेक्षता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, निष्क्रियता तो होगा नहीं भाई। कोई अगर व्यक्ति कोई उपकरण लगातार काम कर रहा है तो निष्क्रिय कैसे हो जाएगा? गलत है। ऑब्जेक्टिव्स तो होगा नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं क्योंकि वो काम कर रहा है कंटिन्यू। सापेक्षता भी नहीं होगा। राइट आंसर विश्वसनीयता होगा। जब कोई व्यक्ति, कोई सामान बहुत अच्छे से लगातार सही तरीके से काम करता है तो वह एक विश्वसनीय बन जाता है, उसका विश्वसनीयता जो है लोगों के बीच में आने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये सब मैनेजमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है नर्सिंग में। जब सही, नल मतलब कुछ नहीं, हाइपोथेसिस मतलब प्रकलन, ठीक है ना, काल्पनिक, समझ गए, या फिर प्रमेय, ओके। जब सही नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से, ठीक है, अस्वीकार कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो समझ लीजिए, नल मतलब कुछ नहीं, खाली। तो जब कोई खाली प्रकलन हो तो उसको आप कैसे गलत तरीके से अस्वीकार कर सकते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ होगा तभी तो उसे आप अस्वीकार कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। यहाँ पे नल है ही नहीं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो त्रुटियां होती हैं, सैम्पलिंग पूर्वाग्रह, सैम्पलिंग त्रुटि, टाइप 1 त्रुटि, टाइप 2 त्रुटि, तो इस कंडीशन को हम लोग टाइप 1 एरर बोलते हैं, टाइप 1 त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस हो तो टाइप 1 त्रुटि होता है। आगे है यहाँ पे, कहता है मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? मापन का सबसे निम्न स्तर, मापन मतलब मेजरमेंट, इसका सबसे लोअर लेवल कौन सा होता है? निम्न स्तर। तो ऑप्शन है अपन पास, अंतराल है, इंटरवल, नॉमिनल है, क्रम सूचक है, अनुपात है। तो जो यहाँ पे मापन है, मापन का सबसे निम्न स्तर जो होता है वह होता है नॉमिनल, नाम मात्र, नहीं कहता नाम मात्र। नाम मात्र मतलब बिल्कुल नहीं, न के बराबर, ठीक है। तो सबसे मापन का सबसे जो है कम सूचक, जो लोअर स्तर होता है, नॉमिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर है, स्वतंत्र चर के आधार पर आश्रित चर का अनुमान लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ये सब रिसर्च में आता है क्वेश्चन, और रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स नर्सिंग में है भी, समझ लीजिए। तो स्वतंत्र चर मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर, अगर कोई किसी पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, इसका अनुमान लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर डिपेंडेंट वेरिएबल का अनुमान लगाना का प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसे हम लोग बोलते हैं एनोवा, काई-वर्ग परीक्षण, सहसंबंध गुणक, प्रतिगमन विश्लेषण, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये होता है क्या चीज़? रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन, प्रतिगमन का मतलब होता है कि पूर्व के चीज़ों को, समझ गए, अनुमान लगाना, पूर्व के चीज़ों को वापस धारण करना,
पहले की चीज़ों को। तो स्वतंत्र चर है एक अपने पास, और फिर उसके आधार पर यानी पूर्व के चीज़ों के आधार पर कोई काम करना या अनुमान लगाना या कुछ भी करना, वह रिग्रेशन के अंदर आता है, प्रतिगमन के अंदर आता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, माध्य, ठीक है, माध्यिका और बहुलक और सीमा। तो आप लोग को पता होगा यह तीनों केंद्रीय माप है, ठीक है ना, यह तीनों केंद्रीय माप है, चाहे वो माध्य हो, औसत होता है, माध्यिका होता है, मीडियन, और बहुलक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो लिमिट होता है, सीमा, यह कोई माप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है एम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रायिकता वक्र की विशेषता नहीं है, यानी समान प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी वक्र की विशेषता नहीं है। घंटी के आकार का वक्र, अनंत स्पर्शी, मेसोक्रोटिक। तो देखिए विशेषता ये नहीं है कि बहुलक सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा माध्यिका, फिर इससे छोटा माध्य, यह विशेषता आपका नहीं है, ठीक है। बाकी समान प्रायिकता वक्र की विशेषता घंटी के आकार का वक्र ये होता है, अनंत स्पर्शी ये भी होता है, मेसोक्रोटिक ये भी विशेषता है, ये आपका विशेषता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इनमें से कौन सा है? देखिए, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है, देख लीजिए, एनोवा, मैकनेमर, टी परीक्षण और जेड परीक्षण, समझ लीजिए। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वह मैकनेमर होता है, समझ गए। मैकनेमर यह एक क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, याद रखिएगा। यह टी परीक्षण या जेड परीक्षण दोनों स्टैटिकल, समझ गए, सांख्यिकी परीक्षण है, समझ गए, जहाँ पे सांख्यिकी का पता लगाने के लिए किया जाता है, स्टैटिकल परीक्षण है। ओके, मैथमेटिकल। आगे है 9वां नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, वर्गित विचलनों, ठीक है ना, वर्गित विचलन, मीडिएशन आप लोग पढ़े होंगे कि माध्य का धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है, ठीक है ना। यानी जैसे 10 से 20 यह क्या है, वर्गीकृत, और इसके अंतर धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है, एक फार्मूला है। तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, मानक विचलन बोलते हैं। वर्गित विचलन के माध्य का धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर है, 10 किसी जनसंख्या में निश्चित समय में एक नए मामले की संख्या क्या कहलाती है, ठीक है ना। किसी जनसंख्या में, मतलब कोई भी जनसंख्या हो, वहाँ पे निश्चित समय के अंदर, यानी किसी निश्चित समय के अंदर नए मामला जो निकलता है, इस नए मामलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, घटना दर, प्रसार दर, संवेदनशीलता, विशिष्टता। तो इसे हम लोग इंसिडेंस रेट बोलते हैं, घटना दर बोलते हैं। किसी जनसंख्या के बीच में किसी निश्चित समय के अंदर जो भी नए मामला मिलता है उससे हम लोग घटना दर, इंसिडेंस रेट बोलते हैं। 11 है यहाँ पे, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल मृत्यु संख्या क्या कहलाती है, यानी एक वर्ष के अंदर, ठीक है ना, एक वर्ष के अंदर 1000 जनसंख्या पर जितने व्यक्ति का मृत्यु होता है वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कच्ची मृत्यु दर, यानी क्रूड डेथ रेट, CDR कहलाता है, ठीक है ना। एक वर्ष, चूँकि जो सांख्यिकी निकाला जाता है वह पर 1000 व्यक्तियों के ऊपर ही बात किया जाता है, प्रति 1000, ठीक है। तो प्रति 1000 पर कितने व्यक्ति का मृत्यु हो गया, अगर हम ये निकालेंगे एक साल के अंदर का, तो उसे CDR बोलते हैं, मृत्यु के कंडीशन में, समझ गए। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा बुखार जिसमें तापमान ऊपर नीचे होता है लेकिन समान नहीं होता है, ठीक है। ऐसा फीवर, फीवर के एक ऐसा प्रकार जिसमें तापमान अप डाउन हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन समान नहीं हो रहा है, यानी नॉर्मल नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल नहीं हो रहा है मतलब क्या, फीवर है ही, फीवर हो ही रहा है, भले वो ऊपर नीचा हो रहा है लेकिन वो कंटिन्यू फीवर में है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लगातार बुखार बोलते हैं, कंटिन्यूअस फीवर बोलते हैं। प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए, तापमान ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन समान नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन को लगातार बुखार बोलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन, ठीक है ना, कंजर्वेशन थ्योरी किसे दिया, ठीक है ना, संरक्षण सिद्धांत किसने दिया, तो संरक्षण सिद्धांत जो दिया हेल्थ के डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य में,
वह दिया आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मायरा लेविन। मायरा लेविन ने संरक्षण का सिद्धांत दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कंजर्वेशन थ्योरी, संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया स्वास्थ्य में, तो मायरा लेविन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का है गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य के प्राप्ति सिद्धांत किसने दी, तो गोल अटेनमेंट थ्योरी यानी लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत जो है किसने दी, कालिस्टा रॉय, अमोजिन किंग, मार्था रोजर्स और वर्जीनिया हेडरसन। देखिए ये जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है बीटीएससी एग्जाम में कंटिन्यू हर एक शिफ्ट में 1 2 3 क्वेश्चन पूछ ही रहा था कि ये थ्योरी किसने दिया, ये थ्योरी किसने दिया। तो गोल अटेनमेंट थ्योरी जो दिया वह किसने दिया, तो वह इमोजन किंग ने दिया। कौन दिया, इमोजन किंग, इमोजन किंग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पेशेंट सेफ्टी एक्ट यानी पेशेंट सेफ्टी एक्ट यानी रोगी सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 1997 के अनुसार जनता को कौन सी जानकारी दी जानी चाहिए। तो पेशेंट सेफ्टी एक्ट 1997 के अनुसार जो भी जनता दिखाने अस्पताल में जाती है उसके अटेंडर को हर एक चीज़ों का जानकारी अस्पताल वाले को देना चाहिए। रोगियों को मृत्यु दर के बारे में, ठीक है, प्रतिकूल घटनाओं की संख्या के बारे में, आरएनए और यूएपी संख्या के बारे में, उपरोक्त में से सभी, तो सभी के बारे में देना चाहिए जानकारी। जितने भी चीज़ होते हैं आदमी को अवेयर करना चाहिए, अस्पताल की ये जिम्मेदारी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 16 नंबर है कनकरेंट, देख लीजिए, कनकरेंट लिस्ट का भाग नहीं है। कनकरेंट का मतलब होता है समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची संविधान में केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति देता है नियम बनाने का, ठीक है, सम्मिलित रूप से, लेकिन कहता है कनकरेंट लिस्ट का भाग इनमें कौन नहीं है। तो कनकरेंट लिस्ट देख लीजिए, श्रम कल्याण, यह राज्य और केंद्र दोनों को देता है शक्ति, अपना अपना श्रम और कानून बना सकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के रोकथाम के लिए भी दोनों को अधिकार है। महत्वपूर्ण आंकड़े, जो भी वह आंकड़े होते हैं, वाइटल्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, वह केंद्र और राज्य दोनों का काम है अपना अपना करना। लेकिन ये जो आवर्जन और उत्प्रवास है यानी इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन जो है, यह आपका दोनों कनकरेंट लिस्ट का भाग नहीं है, यह सिर्फ केंद्र का भाग है। जो भी लोग विदेश से आकर यहाँ पे बस जाते हैं, ठीक है, और या फिर कोई भी लोग बाहर से कमाने यहाँ पे आते हैं, तो उनको नागरिकता देना है नहीं देना है, बस जाए तो उसको कितने दिन में नागरिकता देना है, तो ये यही होता है आवर्जन और उत्प्रवास, इमाइग्रेशन, कहीं से आकर बस गया यहाँ पे परमानेंटली। तो ये सब जो है आपका कनकरेंट लिस्ट का भाग नहीं है, यह केंद्र का अपना भाग है प्रॉपर, ठीक है, इसमें राज्य सम्मिलित नहीं होता है। लेकिन कनकरेंट लिस्ट का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसी नर्सिंग जिसमें एक ही नर्स पूरे समय रोगी की देखभाल करती है, यानी एक ऐसी नर्सिंग सेवा जहाँ पे एक ही नर्स पूरे समय कंटिन्यू एक मरीज को देखभाल करती है। तो प्रॉपर जब एक नर्स कंटिन्यू एक ही मरीज को देखती है तो उस टाइप के नर्सिंग को केस मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, फंक्शनल नहीं कहते हैं, टीम नर्सिंग नहीं कहते हैं, प्राइमरी नर्सिंग कहते हैं, प्राथमिक। क्यों? क्योंकि वह प्राइमरी रूप से एक मरीज को ही देखने में अपना समय व्यतीत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की जो शुरुआत है वह 1982 में की गई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 19 नंबर है माइटोसिस मतलब होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तो समसूत्री विभाजन के किस चरण में जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम वह ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं, यानी पोल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और पोल तक पहुंचने के बाद पुनः वह धीरे धीरे एक जो है क्रोमेटिन धागे के रूप में अपने आप होने लगता है। तो समसूत्री विभाजन के टेलीफेज में, ठीक है ना, टेलीफेज में गुणसूत्र ध्रुवों तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का है ट्राइसोमी 13, जिस प्रकार से आप लोग पढ़े हैं ट्राइसोमी 21, ठीक है ना, 21 नंबर के पेयर के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, उसी प्रकार से 13 नंबर का जो पेयर होता है इसके पास एक एक्स्ट्रा आ जाता है क्रोमोसोम, तो ये ट्राइसोमी 13 होता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्राइडोचैट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, निफ्टर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी 13 को हम लोग पटाउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 21 है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस का उदाहरण कौन सा है? वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, तो देखिए वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस को हम लोग प्रोमोटिव हेल्थ डायग्नोसिस भी जानते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ डायग्नोसिस, ठीक है ना। तो इसमें तीव्र दर्द
कभी भी वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस का उदाहरण तीव्र दर्द नहीं होगा। अगर एक अच्छे तौर पर नर्सिंग निदान आप कर रहे हैं तो इसमें दर्द तो होगा नहीं, ठीक है, बेहतर ही होगा, तो दर्द होने का सवाल ही नहीं होता है। आत्मसम्मान में गड़बड़ी, ये भी नहीं होगा। एक अच्छे नर्सिंग डायग्नोसिस में आत्मसम्मान में, सेल्फ एस्टीम में गड़बड़ी होगा नहीं होगा, तो ये भी गलत है। बढ़ी हुई आध्यात्मिक भलाई के लिए तत्परता, यानी कोई भी नर्स होता है बेहतर तरीके से हम उसको तभी मानते हैं जब आप मरीज के उसके अंदर की जो आत्मसम्मान है उसको आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और वह कोई भी अपनी चीज़ों को मानता है, जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल है, अगर उसे मान रहा है मरीज तो आप उसको मानने में कोई रुकावट नहीं करेंगे। और इसी में ही भलाई तत्परता वेल नर्सिंग डायग्नोसिस का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बच्चा फिर से बोतल से पीने लगे, यानी बच्चा फिर से बोतल से पीने लगे, यानी कहने का मतलब है बच्चा पहले भी बोतल से पी चुका है, तभी तो फिर से लग गया, मतलब पहले पी चुका है, फिर से पीने लगा। यह कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है? तो बच्चा पहले बोतल पीना सीख चुका है या पहले भी पी चुका है, सीखा होगा तभी तो पहले पिया होगा, तभी तो वह फिर से जाकर पीने लगा है। तो यह कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? तो जब कोई काम पहले सीखा गया हो और उसको पुनः हम अपने किसी भी कारण से हम उसका उपयोग करने लगे तो वह रिग्रेशन में आता है, प्रतिगमन मैकेनिज्म में आता है। तो देख लीजिए रिग्रेशन कहाँ पे है। देखिए डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है विस्थापन, यानी एक चीज़ों के जगह को हटाकर दूसरा चीज़ को डिस्प्लेस कर देना है, ठीक है ना, उसको यहाँ से हटाकर दूसरे जगह डिस्प्लेस कर देना, तो विस्थापन होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन, कि अपने गलतियों को दूसरे पर थोप देना, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिगमन जो कि मैंने आपको बता दिया है, यही होगा, रिग्रेशन ही होगा, ठीक है। आगे है 23 है, 2 वर्ष से अधिक आयु के प्री स्कूल बच्चे का कॉग्निटिव स्टेज यानी बौद्धिक स्टेज कौन सा होता है? तो जब बच्चा 2 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष 6 वर्ष का हो, ये सब प्री स्कूल वाला होता है, तो इसका बौद्धिक स्टेज जो होता है वह प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जहाँ पे सारे क्रिया को करना सीखता है अपने प्री स्कूल में, इसीलिए इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। बात समझ गए? चलिए 24 है, निर्जीव वस्तुओं से यौन संतुष्टि प्राप्त करना क्या कहलाता है? कोई निर्जीव वस्तु है, कहने का मतलब नॉन लिविंग, जैसे चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ भी हो गया, निर्जीव होगा, उसमें कोई जीवन नहीं है, और वैसे वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होना और यौन संतुष्टि प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रदर्शनवाद, गलत। रगड़ कामुकता, गलत। ताक झांक, गलत। क्या होगा? फैटिज्म यानी वस्तु कामुकता, वस्तु के प्रति कामुक होना। नेक्स्ट है 25 नंबर है, बस बच्चों को ग्रेजुएट होते देख लूँ, यह शौक कौन सा चरण है? मान गए, बस बच्चे को ग्रेजुएट होते देख लूँ, यानी सिर्फ यहाँ पे क्या है, बच्चे को ग्रेजुएट होना देखना चाहता है, ठीक है ना। तो यह क्या है, यह शौक कौन सा चरण है? तो यह मोल भाव वाला चरण है कि बस हमें जो है बच्चे को अपने ग्रेजुएट होते देखना है, यह मोल भाव वाला चरण आता है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, यह कुबलेर-रॉस मॉडल के अनुसार शौक यानी ग्रीफ का बार्गेनिंग करना यानी सौदेबाजी वाला चरण होता है। सौदेबाजी का मतलब ही होता है मोल भाव करना, ठीक है, कि बस बच्चे को हमें ग्रेजुएट होते देखना है, बस हमें जो है साइकिल चलाना सीखना देखना है। ये सब जो भी बस वाला जो चीज़ होगा वो सब सौदेबाजी मोल भाव वाला होगा, और यह रॉस मॉडल पर आधारित होता है, ठीक है ना। 26 है, किस स्थिति में मरीज को रेड कलर कोड दिया जाता है? देखिए रेड कलर कोड आप लोग पढ़े होंगे, ट्रियाग, ठीक है ना, डाइजेस्टर मैनेजमेंट में ट्रियाग होता है। यह ट्रियाग का मतलब है रेड कोड बताता है कि जो मरीज है वह काफ़ी क्रिटिकल है और यह फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, सबसे पहले इसका ही देखभाल होना चाहिए, वरना अगर 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक समय होता है, इस दौरान अगर नहीं देखभाल होगा तो मरीज का डेथ हो जाएगा। तो रेड फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। देन होता है येलो में होता है कि मरीज 1-2 घंटा इंतज़ार कर सकता है इलाज के लिए, ठीक है ना। यहाँ भी जो है आपका इमीडिएट होता है, लेकिन रेड वाले से आगे होता है, अब बाद होता है येलो वाला के पास समय थोड़ा सा होता है रेड वाले से ज़्यादा। उसके बाद आता है ग्रीन वाले के पास इन दोनों से ज़्यादा समय होता है। यहाँ पे मरीज ज़्यादा सीवियर नहीं होता है और ये ज़्यादा देर तक इंतज़ार कर सकता है, सहन कर सकता है, इससे मृत्यु इसकी नहीं होती है, खतरा नहीं होता है।
इसीलिए इसे हम लोग प्रायोरिटी नंबर 3 पर रखते हैं। और प्रायोरिटी नंबर 0 होता है जो ब्लैक वाला होता है, ठीक है, ब्लैक वाला। यह ब्लैक बताता है कि भाई पेशेंट डेथ हो चुका है, समझ गए। अब जब डेथ हो चुका है तो इसको देखभाल करने की कोई मतलब ही नहीं है, प्रबंध का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इसे प्रायोरिटी नंबर सबसे लास्ट में रखते हैं 0 पर, ब्लैक पर, ठीक है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। जॉय स्टिक किसका उदाहरण है? तो जॉय स्टिक पहले इस्तेमाल होता था माउस के जगह पे, ठीक है। तो एंटीवायरस है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है या फिर वेब ब्राउज़र है। तो जॉय स्टिक जो होता है यह एक अपन इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का यहाँ पे वीडियो में मैंने 27 क्वेश्चन को शामिल किया। स्टार्टिंग के कुछ 5-7 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आप जीएनएम के स्टूडेंट हैं, तो आप रिसर्च स्टैटिक्स ये सब पढ़े नहीं हैं, तो पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन जो है वही था रिसर्च और स्टैटिक्स से, तो जो एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। बाकी तो क्वेश्चन नर्सिंग से ही रिलेटेड था। ओके, मिलते हैं।